नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर अमरीश सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल डियर आर एस सर में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रिजर्व बैंक और उसके क्षेत्र। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से एक तो क्वेश्चन बनते ही हैं कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये कौन कौन सी नीति बनाती है, इसके क्षेत्र क्या है, मतलब ये साख नीति क्या होती, मौद्रिक नीति क्या होती, इन सब का इनके बीच में रिलेशंस क्या है, ये क्वेश्चन बनते ही बनती हैं। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। हमने इस वीडियो में इसके डिटेल एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया है, तो आप भी थोड़ा सा डिटेल में ही देखेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो कि आपको ट्रिक से फटाफट याद हो जाएगी। तो आगे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बात करें रिजर्व बैंक की स्थापना की तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी इसकी स्थापना। अगर दोस्तों बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। 5 करोड़ अधिकृत पूंजी से 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो राष्ट्रीयकरण से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। आगे दोस्तों रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। तो ये मुंबई से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे है भारत में मौद्रिक एवं साख नीति, यानी कि मौद्रिक नीति की बात करें या साख नीति की बात करें, रिजर्व बैंक द्वारा ही बनाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, सर ऑसबोर्न स्मिथ जो कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे, उन्होंने 1/4/1935 से 10/6/1937 तक कार्यरत थे। प्रथम भारतीय व स्वतंत्र भारत के, तो दोस्तों यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत के गवर्नर कौन थे, तो सी.डी. देशमुख। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे आप लोग, सी.डी. देशमुख। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो यहाँ सी.डी. देशमुख, जो कि इनका कार्यकाल था 11/8/1943 से 30/6/1949 थे। इन्हीं के समय में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किन के समय में राष्ट्रीयकरण किया गया, तो सी.डी. देशमुख के टाइम पे इनका राष्ट्रीयकरण किया गया। दोस्तों यहाँ से भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा रखेंगे, बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे, ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं रिजर्व बैंक और उसके क्षेत्र क्या क्या है। हिल्टन यंग आयोग पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को संस्तुति की थी। तो दोस्तों यहाँ पे हिल्टन यंग आयोग मतलब थोड़ा सा याद रखेंगे दोस्तों, तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, अस्वस्थ है, जिसके कारण थोड़ी सी परेशानी होगी आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग बजट सत्र की बात करें तो 1 अप्रैल से शुरू होती है, लेकिन अगर आरबीआई की बात करें तो लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई या 3 जून से, 1 जुलाई से 30 जून होती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग, इसका अपना चलता है। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियंत्रण करता है। तो हम लोग देखते हैं कि क्या क्या करता है। भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं, तो इसके कार्य देखेंगे कौन कौन है। एक तो सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य, एक तो सामान्य बैंकिंग कार्य करती है, दूसरा है विकास संबंधी यानी कि प्रवर्तन कार्य। तो दोस्तों एक तो इनका सामान्य काम है बैंकिंग करना, दूसरा है विकास संबंधी भी कार्य करते हैं। सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य के अधीन आरबीआई के द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। अब बैंकिंग के माध्यम से क्या क्या किए जाएंगे, करेंसी नोटों का निगमन। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि करेंसी नोटों को जारी कौन करता है, तो आरबीआई करता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सरकारी बैंकर का काम, यानी कि सरकारी जो बैंकर होते हैं उनका भी काम ये करते हैं। बैंकों के बैंक का काम, इनके अंदर बहुत सारे बैंक आती हैं, ये भी काम करते हैं। विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, दोस्तों जो विदेशी वाली विनिमय होती है उनको नियंत्रित करना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विदेशी जो विनिमय होते हैं उनको नियंत्रित कौन करता है। दूसरा है, अगला है साख नियंत्रण करना। तो साख नियंत्रण, तो दोस्तों साख नियंत्रण मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं साख होता क्या है।
अगला है आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन। तो आंकड़ों का संग्रहण भी करता है आरबीआई और उसका प्रकाशन भी करता है अपने हिसाब से। विकास संबंधी व प्रवर्तन कार्य के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य निम्न प्रकार है। तो अब हमने देखा तो दो कार्य, एक तो सामान्य बैंकिंग का कार्य देख लिया था, दूसरा हम लोग देखेंगे मुद्रा बाजार पर जो मुद्रा बाजार होता है प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, यानी कि मुद्रा साख नियंत्रण बोल सकते हैं, उसको करता है। बचतों को बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्था के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। तो वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना। तो दोस्तों बहुत सारे उत्पादन के लिए मतलब क्या है कि आरबीआई जितनी भी कंपनी वगैरह है उनको, या गवर्नमेंट है, जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तो आरबीआई उन्हें देती है। लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना। और दूसरी बात यह है कि लोगों में बैंकिंग के लिए इसकी आदत बढ़ाना। अगर आदत बढ़ेगी तो लोग अपना पैसा घर पे न रख के बैंक में रखेंगे, जिससे बैंक को काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये सारी काम इनकी। आगे देखते हैं हम लोग बैंकिंग की आदत बढ़ाने के उद्देश्य से ही सन 1964 में भारतीय यूनिट यानी कि यूटीआई की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अगर यहाँ पूछ देता है कि यूटीआई बनाने का उद्देश्य क्या है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि बैंकिंग की आदत बढ़ाना यानी कि लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाना ही यूटीआई का मुख्य उद्देश्य था। आगे देखते हैं संस्थागत कृषि साख की सुविधा की व्यवस्था एवं विस्तार रिजर्व बैंक को एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है तथा इसी उद्देश्य के तहत 1963 में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई थी। दोस्तों अभी हमने देखा कि यह बैंकिंग ही नहीं करती है, बाकी अन्य विकास का भी काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख पर नियंत्रण निम्न तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों साख नियंत्रण की बात हमने एक वीडियो में बताई थी, फिर भी यहाँ हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। बैंक दर नीति द्वारा। तो दोस्तों हमने बताया था कि बैंक दर, रेपो दर जो होते हैं, रिवर्स रेपो दर होते हैं, वो सारे के चीज़ के बारे में डिटेल मैंने बताया था। उसी के आधार पर जो बैंक दर ये कम करती है बढ़ाती है, उसके अनुसार से क्या होती है, साख पर नियंत्रण की जाती है। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, जो भी खुले बाजार होते हैं उनकी क्रियाओं द्वारा भी ये नियंत्रित करते हैं। बैंकों की नगद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तन करके, बैंकों के नगद कोष संबंधी आवश्यकताओं की परिवर्तन करके। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आरबीआई के अंदर जितने भी बैंक्स होते हैं, जिसे वाणिज्य बैंक कहा जाता है, वाणिज्य बैंक को अगर पैसे चाहिए होता है, अगर वो पैसे उपलब्ध कराता है या रिजर्व बैंक को चाहिए होता है वाणिज्य बैंक से, तो ये सारी जो रेपो होते हैं, रेपो रिवर्स रेपो दर होते हैं, बैंक दर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो हमने उस वीडियो में काफ़ी सारा चर्चा किया था इसको, तो एक बार उस वीडियो को जरूर आप देखेंगे। आगे देखते हैं तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके। तो दोस्तों तरलता की बात हमने उस वीडियो में कही है। विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली अपनाकर, तो ये ब्याज दरों की प्रणाली जो है उसको भी अपनाकर, चयनात्मक साख नियंत्रण से तथा नैतिक प्रभाव की नीति से। तो थोड़ा दोस्तों इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। आगे है सरकार अर्थोपाय ऋण से आरबीआई से लेती है, सरकार अर्थोपाय ऋण। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि सरकार को जब ऋण चाहिए होती है, यानी कि पैसे की दरकार होती है, पैसे उसके पास नहीं होते, तो आरबीआई से वो लोन लेती है या कर्ज लेती है या कुछ दिनों के लिए इंटरेस्ट पे लेती है। आरबीआई के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी करने से साख सृजन में वृद्धि होती है। तो साख सृजन वाला दोस्तों हमने वीडियो बना चुका है, उसमें आप देख सकते हैं। नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बताया कि करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो ये हम लोग बताएंगे कि आरबीआई जारी करता है। आगे देखते हैं भारत में नोट निर्गम हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली प्रचलन में है। तो न्यूनतम कोष प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, पूछे जाते हैं, जिसे 1957 में अपनाया गया। इस प्रणाली के तहत जारी किए जाने वाले नोटों के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ यानी कि 200 करोड़ का रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है, जिसमें 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण 115 करोड़ मूल्य का स्वर्ण, यानी कि 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए का मूल्य का स्वर्ण एवं 85 करोड़ की
विदेशी मुद्रा शामिल है जो कि 200 करोड़ हो जाती है और 200 करोड़ को रिजर्व बैंक अपने पास रखती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों के शाखा विस्तार का नियमन है, व्यापार समापन का नियमन करती है। आरबीआई व्यापारिक बैंकों की साख सृजना क्षमता को मार्जिन बढ़ाकर नियंत्रण भी कर सकता है। तो दोस्तों ये सब थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं। एक मिनट। कोई भी बैंक अपनी किसी शाखा का स्थानांतरण बिना आरबीआई की अनुमति के नहीं कर सकता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे कि जितने भी बैंक है इसके अंतर्गत आते हैं, बिना आरबीआई के परमिशन के ये सब जितने भी वाणिज्यिक बैंक है वो अपना शाखा का स्थानांतरण नहीं कर सकते हैं। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े आरबीआई द्वारा एकत्रित तथा प्रकाशित होते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े कौन प्रकाशित करता है? तो आरबीआई करता है। आरबीआई तरलता प्रबंधन के अंतर्गत मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने के लिए रिपो तथा रिवर्स रिपो दर की में कमी करता है तथा अस्फीति को नियंत्रण करने के लिए दोनों दरों में वृद्धि करता है, जिससे तरलता में कमी आती है। तो दोस्तों बाली वाली वीडियो आप देख लेंगे, आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा। आरबीआई की खुली बाजार कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय होता है। तो खुला बाजार की कार्यवाही का अर्थ है सरकारी बॉन्डों का क्रय और विक्रय। दोस्तों ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये आज की वीडियो आप लोगों की थी। भारत रिजर्व बैंक और उसके क्षेत्र क्या क्या थे हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में देखा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखेंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। इसी के साथ तब हम नए वीडियो में फिर नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक दीजिए इजाज़त मुझे। जय हिंद।